थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अच्छा गाना सुनने आए? लाज नहीं लगता है? चलिए, तो मजाक कर रहे हैं, मुझे मजाक करने की नई आदत है। दोस्तों देखिए, आप लोगों का इतना कमेंट आया कि भाई कॉग्निटिव साइकोलॉजी कब कराओगे, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस। तो मैंने बताया यार भारी डिमांड है भाई, जल्दी कर दूं सबसे पहले इसी का। तो आज सबसे पहले आप ही लोग का वीडियो लाए हैं, एमडीसी पेपर 1F फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव साइंस, ठीक है, या कॉग्निटिव साइकोलॉजी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको साइकोलॉजी का ही स्टडी करना है। एंड खास तौर पे ये जो टॉपिक रखा है, साइंस के स्टूडेंट ने रखा है इस टॉपिक को, ठीक है, किन्होंने? साइंस के स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने इस टॉपिक को प्रेफर किया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंप्लीट नोट्स देंगे, ठीक है। और पूरा नोट जानने से पहले हम लोग एक बार एक नजर सिलेबस के ऊपर दौड़ाएंगे अपना। तो पहला आ जाता है हमारा यूनिट 1, इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा यूनिट है हमारा अटेंशन एंड क्या, तो कॉन्सियसनेस, जिसको बोलते हैं ना कि अवचेतन। थर्ड में आता है हमारा मेमोरी प्रोसेस, कैसा हमारा काम करता है, ठीक है। और यहां से फिर हमारा पार्ट बी शुरू होता है, जो कि बिहेवियर के बारे में बताता है, ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है स्लीप एंड एरोसल, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, इसको एरोजल पढ़िए या एरोसल पढ़िए। नेक्स्ट आता है इमोशन एंड मोटिवेशन, ठीक है। तो ये आपको इतने 7 यूनिट पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी या कॉग्निटिव साइंस, ठीक है। पेपर का नाम है कॉग्निटिव साइंस, बट इसको साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी का ही स्टडी, इसमें मनोविज्ञान का ही पढ़ाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए मैं कैसा कैसा पेपर सेट किया हूं पहले बता देता हूं। पहले है मेरा शॉर्ट, प्रत्येक यूनिट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 गो। और लास्ट में, सबसे लास्ट में 6 गो मोस्ट इंपोर्टेंट वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में। तो चलिए, मेरा लैपटॉप चार्ज कितना है? चार्ज है मेरा 68%। मैं सब ऑफ कर देता हूं ताकि आराम से वीडियो चले, जब तक कि मेरा लैपटॉप 20-25% पे ना पहुंच जाए, ठीक है। आराम से क्लास करेंगे, 1 घंटा मेरे साथ गप कीजिए, गपबाजी हम लोग करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, ठीक है। पढ़ाई लिखाई सोच के मत पढ़िए कि हम पढ़ाई करने बैठे, आप ये सोच के बैठिए कि मैं गप करने बैठा हूँ सागर भाई के साथ, ठीक है। चलिए, तो मुझे अपना दोस्त मानिएगा। अरे यार मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, लैपटॉप नहीं, माउस काम नहीं करता है। तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मुख्य अध्ययन किस पर केंद्रित है? हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भाई? तो यह जो है, यह मानसिक प्रक्रिया, जैसे कि ध्यान, स्मृति, स्मृति मतलब यादाश्त, ठीक है, ध्यान हो गया, यादाश्त हो गया, और क्या, भाषा, लैंग्वेज, ठीक है, तर्क यानी कि सोचने समझने की शक्ति, और समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्व आप कैसे करते हैं, ठीक है। कई कोई इंसान होता है कि कोई प्रॉब्लम बताओ तुरंत से वो सॉल्यूशन बताता है। तो ये सब चीजों का अध्ययन करते हैं कॉग्निटिव साइंस में। मतलब कुल मिला के बात इतना है कि मनुष्य के मन का अध्ययन है। ये सब तो दिमाग में ही होता है ना जी, मन में ही होता है, साइको में ही होता है, इसीलिए इसको साइकोलॉजी कहा जाता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है, उदाहरण के लिए ध्यान, स्मृति, भाषा, तर्क, समस्या समाधान, ठीक है। अगला आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक, की शुरुआत किस शताब्दी में हुई? तो दोस्तों कॉग्निटिव साइकोलॉजी की शुरुआत जो है 20वीं शताब्दी में हुई। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। मतलब 2000 चलेगा तो 21वीं, जब 1900 चल रहा था तो 20वीं शताब्दी। पटक के फोड़ देने का मन करता है यार, हाँ, नहीं तो काम नहीं करता सही ढंग से। चलिए देखते हैं कुछ दूसरा कलर लेके, अब सही से काम करो रे भाई। चलिए, जैसा काम कर रहा है बेटर काम कर रहा है ना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी किन विषय से जुड़ा हुआ है? तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी यह मनोविज्ञान से जुड़ा है, तंत्रिका विज्ञान न्यूरो साइंस से जुड़ा है, कंप्यूटर विज्ञान से जुड़ा है, यानी कि आपका बीएससी से भी जुड़ा है ना, और दर्शन शास्त्र दैट मींस फिलोसफी से भी जुड़ा है। झारखंड में एक मेंटल हॉस्पिटल है, सीआईपी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कहते हैं इसको, ठीक है। अभी वैकेंसी आया है
CIP, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान 1918 में अंग्रेज लोगों ने बना के गया था इसको। और इसी के सामने में एक रिनपास है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस, रिनपास, ठीक है, रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस। कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो जाइएगा, फ्री में 60 रुपया में चेकअप होता है, सरकारी है भाई, ठीक है। अरे यार लिखाओ ना भाई ढंग से, क्यों दिमाग का दही कर रहा है। मेरा लगता है माउस का बैटरी खत्म हो गया। रिनपास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप उदाहरण देख सकते हैं कि साइकोलॉजी के लिए झारखंड में बहुत अच्छा उपाय भी किया गया। इससे आपका एग्जामिनर सोचेगा कि नहीं इसको रियलिटी में नॉलेज है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, केंद्रीय मानसिक चिकित्सा संस्थान रांची, मेंटल हॉस्पिटल पागलखाना कांके के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, और साइकोलॉजी झारखंड में बहुत आगे है, ठीक है। साइकोलॉजी के फील्ड में झारखंड बहुत आगे है इस फील्ड में, तो आप लोग को डिस्कस भी करना है। ओके दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की परिभाषा और महत्व लिखिए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है, वह भाग है जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें व्यवहार को समझने का प्रयास करती है। यह अध्ययन, ये जो हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, तो व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसे निर्णय लेता है, भाषा का प्रयोग कैसे करता है। जैसे मैंने अभी गाना से शुरू किया अपना लैंग्वेज, ठीक है, दैट मीन्स कि मैं थोड़ा मजाकिया टाइप से आदमी हूँ। स्मृति में रखते हैं कैसे, कितना टाइम तक का याद रख पाते हैं। कोई कोई आदमी तुरंत भूल जाता है, ठीक है, आज क्या खाया वो भी भूल जाएगा। इसका महत्व इसलिए क्योंकि यह शिक्षा, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चिकित्सा और परामर्श जैसे क्षेत्रों में उपयोगी है। समझ गए यार, यही कलर तो अच्छा है ना, इससे तो अच्छा है, पेंसिल से अच्छा है। चलिए इसी को यूज करते हैं। अब आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इतिहास और विविध विधियों पर चर्चा करना है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के इतिहास बताइए और विभिन्न प्रकार की विधियां कौन कौन सी, इसमें कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं ये बताइए। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का उदय, मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी ये जो साइंस है इसका शुरू होता है 1950 से 60 के दशक में, ठीक है, जब बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद जिसको हिंदी में बोला जाता है केवल बाहरी व्यवहार तक सीमित रह गया था और मानव मस्तिष्क की जटिलताओं को नजरअंदाज करने लगा था। इसे ही कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि परिवर्तन उस टाइम पे लाना शुरू हुआ मनुष्य के दिमाग में, ठीक है, जटिलताओं में, और मनुष्य ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, इन सभी चीजों पे ध्यान देना शुरू किया। चलिए जानते हैं थोड़ा सा इतिहास, हिस्ट्री। तो देखिए बोला जाता है कि हिस्ट्री इज द फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी भी चीजें घटित होती हैं सब इतिहास में ही घटित होती हैं। एक मिनट यार, लाइट आ जा रहा है, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, पर्दा को थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम दिल दे चुके, बस तेरी यहाँ है बाकी। अच्छा चलिए, तो इतिहास, विलियम वुंड, इसे ही साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है, नोट डाउन कीजिएगा। विलियम वुंड को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग इन्होंने ही किया है, ठीक है। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक विज्ञान का रूप दिया, ठीक है। सबसे बड़ा योगदान अगर किसी व्यक्ति का है साइकोलॉजी में तो यह है विलियम वुंड का, ठीक है। जॉर्ज मिलर ने स्मृति पर शोध किया और 7+2-2 7+2-2 का नियम दिया। ये नियम को नोट कर लीजिएगा कि 7+2-2 का नियम किसने दिया, जॉर्ज मिलर ने। किसने, जॉर्ज मिलर ने, ठीक है। ये क्या है अभी हम लोग डिटेल में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर वो साइकेट्रिक वाला बात हो जाएगा ना। नोम चॉम्स्की, गजब नाम यार, नोम चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर आता है हमारा यहाँ पे कौन आता है, तो रॉबर्ट साइमन और एलन न्यूवेल ने कंप्यूटर मॉडल से मानव विचार प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की, ठीक है। विधियां क्या क्या दी गई, तो देखिए यहाँ पे जो मेरे विधि दी गई है प्रयोगात्मक विधि, प्रैक्टिकल, इसमें मेथड क्या है प्रैक्टिकल मेथड में कि हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों में,
अध्ययन करेंगे। अगला आ जाता है हमारा न्यूरो साइंस तकनीक। इसमें ईईजी, ईईजी दिमाग के लिए होता है, इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं यार, भूल गए, ईसीजी एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है ईईजी। ठीक है, ये मस्तिष्क की जांच करता है, क्या जो नाम है इसी तरह से इलेक्ट्रो, ये क्या ई ग्राम है भूल रहा हूं। फिर एमआरआई है, ठीक है, एमआरआई द्वारा मस्तिष्क की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है। ये दोनों मशीन का नाम है जो कि दिमाग को चेक करता है, ईईसी और एमआरआई। ठीक है, चलिए। और कंप्यूटर मॉडलिंग, मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का अनुकरण किया। परीक्षण और सर्वेक्षण, व्यवहारिक अध्ययन। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है, साइंस है, सॉरी। साइकोलॉजी केवल नाम मात्र का आर्ट्स का है टॉपिक है, वह पूरा का पूरा साइंस का ही टॉपिक है, बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, उसको भले ही आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं बट वह साइंस का टॉपिक है, तो साइकोलॉजी को साइंस ही मानिएगा आप, थोड़ा सा टफ है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज शिक्षा, चिकित्सा, एआई और मानव संसाधन विकास में व्यापक योगदान दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, वेट वेट बॉस वेट, चलिए। अच्छा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब होता है संज्ञानात्मक। क्या होता है? संज्ञानात्मक। ठीक है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। यूनिट 2 शुरू करते हैं। अटेंशन, ठीक है, एंड कॉन्सियसनेस। अटेंशन एंड कॉन्सियसनेस, तो नाम सुन के ही लगता है कि अटेंशन मतलब सावधान हो जाना एकदम। ठीक है, तो सावधान मुद्रा में, तो यहां पे सावधान का अर्थ आ जाएगा ध्यान। ठीक है, और अटेंशन मतलब हो जाएगा हमारा चेतना। ठीक, अटेंशन ध्यान, कॉन्सियसनेस मतलब चेतना। ठीक है, ध्यान और चेतना के बारे में आपको पढ़ना है। पहले आप हिंदी समझ लीजिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आना ही है। अटेंशन मतलब ध्यान। अटेंशन के मुख्य प्रकार कितने हैं? ध्यान के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो देखिए, हमारा एक आता है सिलेक्टिव ध्यान, एक होता है डिवाइडेड और एक होता है सबटेंड। ठीक है, सबस्टेंड, ये 3 आपका ध्यान होते हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल में जानते हैं। आप बोलिएगा यार आधा इंग्लिश आधा हिंदी, क्या बात है भाई, थोड़ा अच्छा से पढ़ा दो यार, क्या बताएं। मतलब हिंदी में ना समझने में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये स्टूडेंट मैक्सिमम इंग्लिश में ही पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। हिंदी बताएंगे। सेलेक्टिव मतलब होता है चयनात्मक। ठीक, डिवाइडेंड मतलब होता है विभाजित, और सबस्टेंड मतलब होता है निरंतर। चलिए, फिर आता है हमारा यहाँ पे कॉन्सियसनेस, मतलब कि अटेंशन मतलब ध्यान, कॉन्सियसनेस मतलब चेतना। चेतना किसे कहते हैं? कॉन्सियसनेस किसे कहते हैं? मतलब ऐसा व्यक्ति जो जीवित हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई उसके अंदर जान है, पता चल रहा हो। ठीक है, जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और वातावरण से अवगत रहता है उसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस, मतलब जागा हुआ व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो जिंदा है और जगा हुआ है, मतलब उसको कुछ कीजिएगा तो तुरंत एक्शन लेगा। ठीक है, और कुछ कुछ व्यक्ति होता है कि मतलब जैसे सो गए आप और आपके ऊपर कुछ भी कोई करे आपको थोड़ी ना ख्याल आएगा, उसी को बोलते हैं अनकॉन्सियसनेस, मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और एक होता है जब आपको सब कुछ पता चलता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे चींटी ने काटा, तो इसको बोलते हैं कॉन्सियसनेस, चेतना, इसी को बोलते हैं। ठीक है, आपके बॉडी में, आपके दिमाग में जो कुछ भी होता है उसका आपको अनुभव महसूस होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्सियसनेस। ठीक है, और जब आपको पता नहीं चलता है कि मेरे बॉडी में या मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्सियसनेस, चेतना, चेतन, अवचेतन। ठीक है, देखिए अब आता है हमारा क्या, सिलेक्टिव और डिवाइडेड अटेंशन का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। सिलेक्टिव मतलब चयनात्मक, डिवाइडेड मतलब विभाजित। ठीक है, ध्यान। सिलेक्टिव मतलब चयनात्मक और विभाजित ध्यान का उदाहरण सहित समझाइए। देखिए मैं इसको इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि आपका पेपर ज्यादा संभावना है कि पेपर इंग्लिश में भी आ सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। हिंदी में आएगा तब तो बहुत आसान रहेगा, लेकिन पेपर अगर इंग्लिश में आ गया तब आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। सो दैट मैं इसीलिए पेपर आपको दे रहा हूं इंग्लिश और हिंदी कॉम्बिनेशन करके, कि आपका पेपर जो भी आए आप आराम से पार कर दें। ठीक है, इंग्लिश में भी आएगा तो भी आप आराम से समझ के लिख लीजिएगा, हिंदी में लिख सकते हैं, बस केवल क्वेश्चन को समझना होगा। अगर पेपर एग्जाम में पूरा का पूरा इंग्लिश आ गया और आप में से बहुत से बच्चे को
इंग्लिश केवल पढ़ना आता है, समझना आता है, बट इंग्लिश लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, होता है। तो उस कंडीशन में आप हिंदी में आंसर कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को इंग्लिश वाले को समझ जाइएगा अच्छे से। तो ठीक है, चलिए। हमको लगा था कि बैटरी ना धोखा देगा, और मेरा बैटरी धोखा दे दिया। चलिए चलिए, मेरा माउस चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे चयनात्मक और विभाजित ध्यान क्या है? सेलेक्टिव अटेंशन वह स्थिति होता है जब हम एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, जब हम किसी एक काम पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। जैसे परीक्षा में प्रश्न लिखते समय आसपास के शोर को नजरअंदाज कर देते हैं। ठीक है, खास तौर पे जब हम मूवी देखते हैं तो इतना घुस जाते हैं भीतर में कि भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है बगल में। डिवाइडेड अटेंशन किसे कहते हैं? जब हम एक साथ दो या अधिक काम करते हैं, जैसे खाना खाते समय मोबाइल देखना। ठीक है, और मोबाइल देखते समय हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम कितना खाना खा रहे हैं। तो मोबाइल देखना मेरा सिलेक्टिव अटेंशन है, बट खाना खाना मेरा डिवाइडेड अटेंशन है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, और डिवाइडेड अटेंशन मतलब कि आपका ध्यान टुकड़ों में बटा है, आपका ध्यान जो है टुकड़ों में बटा है। सिंपल भाषा में सिलेक्टिव अटेंशन मतलब कि आपका ध्यान एकात्मक है, किसी कहीं बटा नहीं। खास करके जब आप जीएफ से बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी सिंपल, अगर दोस्त है, गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त, मैं गर्लफ्रेंड मतलब वो प्रेमी नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है, तो या फिर कोई लड़का दोस्त है और घर में अगर कॉल आ गया तो आप एकदम अटेंशन होकर बात करते हैं कि कोई सुन ना ले। तो ये जो आपका ध्यान है ये क्या हो जाएगा? ये सिलेक्टिव अटेंशन है। वहीं कोई दोस्त अगर फोन करता है तो आप आराम से बात करते हैं सबके सामने, तो वो आपका डिवाइडेड अटेंशन हो गया। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जब हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई चौकन्ना हो जाते हैं, वैसे अटेंशन में हम लोग सेलेक्टिव में बोलेंगे। और जब हमारा ध्यान डिवाइडेड हो जाता है, टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसे हम लोग गया खत्म, उसे हम लोग डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। अब आता है वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं यहाँ पे गप भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, केवल पढ़ाई करने नहीं आया। ठीक, केवल पढ़ाई होता भी नहीं है सही से यार, गप के साथ ही पढ़ाई अच्छा रहता है। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कॉन्सियसनेस मतलब चेतना की प्रकृति, प्रकार और कार्य विस्तार से लिखिए। चेतना किसे कहते हैं भाई? चेतना मतलब जगा हुआ व्यक्ति। ठीक है, जागरूक व्यक्ति। ठीक है, चेतना मतलब जागरूक व्यक्ति। किसे कहते हैं? चेतना किसे कहते हैं? चेतन किसे कहते हैं? कॉन्सियसनेस किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए, कॉन्सियसनेस मस्तिष्क, ठीक है, मानसिक अवस्था है। मस्तिष्क की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने परिवेश, विचार और अनुभवों से परिचित रहता है। इसके अलावा प्रकृति यह निरंतर प्रवाहमान है, बदलती रहती है और आत्म जागरूकता से जुड़ी है। मतलब उसे हर चीज पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मतलब हर चीज, जागृत अवस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो आप कॉन्सियसनेस है, जागृत अवस्था है। और वहीं जब आप रात को सोए हुए रहते हैं, झूप झूप लगता है, झपकी लगता है, उस टाइम पे अगर कोई कुछ भी बोले ना, क्या था ठीक से माइंड में नहीं रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनकॉन्सियसनेस। ठीक है, मतलब व्यक्ति के साथ क्या हो रहा पता नहीं चलेगा। तो जगा हुआ चीज को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सियसनेस, चेतन। ठीक है, दैनिक जीवन में सामान्य स्थिति। इसके बाद आप देखिए, मान लीजिए आपने रात को नींद में देखा, कुछ कुछ देख लिया और आपका फिर पता चला कि अरे बेटा ये क्या हो गया। ठीक है, होता है ना हम लोग को नींद में। स्वप्न अवस्था, जो ड्रीम स्टेज होता है, मान लीजिए रात में आपने किसी के साथ क्या क्या कर दिया आपको, तो सुबह को पता चलता है। ठीक है, कि आपने क्या क्या कर दिया, वही चीज अगर रियलिटी में हो जाए ना तो फिर क्या बोले ना। तो स्वप्न का जो अवस्था होता है, ड्रीम स्टेज, ठीक है, ये अवस्था होता है। एक होता है जागृत अवस्था, कॉन्शियसनेस का एक अवस्था क्या है? जागृत अवस्था, जब हम जगे हुए होते हैं। दूसरा अवस्था क्या है? स्वप्न, जब हम देखते हैं तो दूसरा अवस्था है स्वप्न अवस्था, जिसमें हम लोग नींद के दौरान कोई सपना देखते हैं और दिन में पता चलता है नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत, ऐसा नहीं हो सकता भाई। हाँ, मैं उसके साथ कैसे जा सकता? ठीक है, चलिए, मैं उसके साथ गया था, हाँ ओयो, हाँ ओयो गए थे आप, चलिए ठीक है। ड्रीम में आप कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान अवस्था, तीसरा अवस्था क्या है? ध्यान अवस्था, ठीक है, जिसको हम लोग मेडिटेशन से बना है हमारा, मेडिटेटिव। मेडिटेशन से क्या बना है? मेडिटेटिव।
ठीक है। ध्यान अवस्था वह अवस्था होता है जिसमें गहन एकाग्रता में व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे मॉर्निंग को आप ध्यान कर सकते हैं, तो वो जो है आपका ध्यान अवस्था है। चौथा अवस्था क्या है? परिवर्तन अवस्था। इसमें हम लोग इसको बोलते हैं क्या? तो अल्टर्ड स्टेज, परिवर्तित अवस्था, मतलब बार बार अवस्था चेंज करते रहता है। जैसे दिन में हम लोग कहीं पे बैठे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, मतलब सोना होना, वो नींद वाला सोना नहीं। ठीक है, तो ये सब क्या है? परिवर्तित अवस्था, जिसमें नशा, सम्मोहन आदि योग उत्पन्न। ठीक है, अब काम देखिए, तो बाहरी वातावरण के साथ तालमेल होता है चेतन में। चेतन का क्या काम होता है? तो बाहरी वातावरण के साथ हम लोग तालमेल करते हैं। आत्म जागरूकता रहता है कि हम जागे हुए रहते हैं। निर्णय लेने में सहायक होते हैं। सीखने और रचनात्मक में योगदान करते हैं। सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हम अपना जितना भी जीवन जीते हैं, ठीक है, अपने जीवन का जितना भी महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो सब हम चेतन अवस्था में करते हैं, मतलब जागृत अवस्था में करते हैं। ठीक है, चलिए, हम अपने जीवन के समस्त काम जागृत अवस्था में करते हैं। ठीक है, चेतन अवस्था में करते हैं। चेतन अवस्था का बहुत सारा प्रकार है, जिसमें से सबसे ज्यादा हम लोग जो है इस अवस्था जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा चेतन काम, मतलब चेतन का जागृत अवस्था में सबसे ज्यादा काम करते हैं। स्वप्न अवस्था में काम करते हैं, उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है, केवल डरते हैं या फिर केवल मुस्कुराते हैं। ठीक है, या फिर रिग्रेट करते हैं। ध्यान अवस्था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? जागृत अवस्था, वेकिंग वॉकिंग कॉन्सियसनेस। ठीक है, चलिए, अब आता है निष्कर्ष। तो कॉन्सियसनेस मानव मस्तिष्क का केंद्रीय तत्व है जो व्यक्ति को अन्य प्रणालियों से अलग बनाती है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। आई एम नॉट अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बट मैं इस सब को थोड़ा थोड़ा समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने 12th में पढ़ा है साइकोलॉजी। चलिए, अब आता है हमारा यूनिट 3, मेमोरी प्रोसेस। हमारा माइंड कैसे वर्क करता है ये जानते हैं। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सबसे पहले। स्मृति की 3 प्रक्रियाएं कौन सी है? स्मृति मतलब यादाश्त। यादाश्त की 3 प्रक्रियाएं कौन सी है? तो पहला आ जाता है हमारा एनकोडिंग, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा हमारा क्या? रिट्रीवल। ठीक, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, ये 3 स्टेज होते हैं स्मृति के। और मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं स्मृति के? एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। ठीक है, इसको हिंदी में याद रख पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको इंग्लिश में ही याद कीजिएगा। ठीक है, स्मृति के प्रकार कौन कौन से? यादाश्त के प्रकार है हमारा सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हाँ, इसको मैं हिंदी बता सकता हूं क्योंकि हिंदी जान लेना जरूरी रहेगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले सेंसरी के जानिए। सेंसरी मतलब होता है संवेदी। क्या होता है? संवेदी, संवेदी यादाश्त। एक होता है शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन यादाश्त, एक होता है लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन यादाश्त। ठीक है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, संवेदी में आप क्या लीजिएगा? संवेदी में जो कि मतलब जिसमें जैसे हमने छुआ कुछ चीज, ठीक है, जैसे हमने छुआ आइसक्रीम तो हमको लगा ठंडा, हाँ पता चल गया। सेंसर जैसे हमारा काम करता है ना माइंड का, कि छूने से पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, ये हो गया संवेदी यादाश्त। ठीक है, तुरंत जैसे हमने खट्टा खाया तो हमें पता चले खट्टा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में जैसे छोटा छोटा चीज, जैसे हम दुकान से अभी क्या लाए, ठीक है, ये सब याद रहेगा, फिर भूल जाएंगे। लॉन्ग टर्म यादाश्त, जिसमें आपने 10th में कौन सा डिवीजन में पास किया है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म यादाश्त हो गया भाई। याद उसको भूल पाएंगे क्या कि 10th में आपने कौन सा डिवीजन लाया है? तो वो लॉन्ग टर्म यादाश्त हो गया। ठीक है, चलिए, और ऊपर वाला का हिंदी बहुत मुश्किल है, नहीं बता पाऊंगा। पुनर्प्राप्ति ने क्या बोलते हैं इसको यार? रिट्रैप्टिव है। ठीक है, पुनर्प्राप्ति इसको बोला जाता है, आई थिंक संग्रहण। ठीक है, संग्रहण बोला जाता है स्टोरेज को, और एनकोडिंग को बोलता है कि कुट कुट लेखन ना क्या बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ही याद कीजिए। साइकोलॉजी इज द टॉपिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, नॉट एनी अदर लैंग्वेज, बट फिर भी हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं हिंदी में। ठीक है, शॉर्ट आंसर, सेंसरी मेमोरी की विशेषताएं बताइए। अच्छा, जिसको नोट्स चाहिए ले लीजिएगा ज्ञान सागर ऐप से। सेंसरी मेमोरी की विशेषता क्या है? सेंसरी, सेंसरी ये वाला संवेदी। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मैंने बता दिया, उदाहरण देखिए, लॉन्ग टर्म का भी बता दिया। ठीक है, सेंसरी का जान लीजिए। सेंसरी मेमोरी क्षणिक स्मृति होती है जो कुछ सेकंड तक रहती है। इसमें क्या लिखा गया है? तो स्मृति यानी कि
आइकॉनिक और श्रवण स्मृति आती है। यह सूचना को बहुत संक्षिप्त समय के लिए संग्रहित करती है। जैसे मैंने आइसक्रीम छुआ तो ठंडा लगा, वो भी एक याददाश्त हुआ कि दिमाग बताया अरे ठंडा है। ठीक है, कोई कुछ बोला तो उसको तुरंत सुने फिर वो निकल गया। ठीक है, दूसरा का व्यक्ति का बात आप नहीं ना याद रखिएगा, हाँ, लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए जाता है माइंड में। ठीक है, चलिए, तो यही हो गया आपका सेंसरी। आप जिस तरह से लिख पाए एग्जाम में लिख दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए, बस समझने का कोशिश कीजिए मेरे साथ, जितना समझ में आए समझिए, नहीं समझ में आता है भाड़ में जाइए यार। ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, मैया योजना का पेंशन लेने गर्ल्स के लिए ना। चलिए, और पुरुष लोग कहाँ पे जाएगा, पुरुष लोग कमाएगा तब जाके खाएगा। मेमोरी प्रोसेस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। मेमोरी प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, हमारा मेमोरी, मोबाइल का मेमोरी नहीं। तो मेमोरी स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें जानकारी को ग्रहण, ठीक है, एनकोडिंग, अच्छा ग्रहण बोलेंगे ना, एनकोडिंग, संग्रहण, स्टोरेज और पुनर्स्मरण यानी कि रिट्रेवल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हिंदी दिया गया है। ठीक है, स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति क्या है? ये स्मृति मतलब याददाश्त। स्मृति किसी लड़के का भी नाम हो सकता है, स्मृति ईरानी जैसे थी ना। स्मृति याददाश्त एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज, ठीक है, और पुनः स्मरण हम लोग करते हैं। एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग मतलब ग्रहण करना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो एनकोड कर रहा हूं, आप लोग डिकोड कर रहे हैं। जानकारी को ऐसे रूप में बदलना जिसे संग्रहित किया जा सके, तो आपके दिमाग में घुस रहा है, ये सब एनकोडिंग हो रहा है। ठीक है, स्टोरेज, जानकारी को मस्तिष्क में लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखना, इसके लिए आप लोग फिर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं घर में, तो ये क्या हो गया? स्टोरेज हो गया। रेट्रीवल मतलब आपको जरूरत पड़ने पर पुनः जानकारी याद करना, तो आप लोग माइंड को फिर ठोकने लगते हैं कि याद आ जाओ, याद आ जाओ, याद आ जाओ, क्या बोला था, याद आ जाओ। ठीक है तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पे? रिट्रीवल, पुनः याद करना। इसको इस तरह से बोलिए कि सुनना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना। एनकोडिंग मतलब जानकारी प्राप्त करना। स्टोरेज मतलब याद रखना। रिट्राइवल मतलब दोबारा याद करना। ठीक है, चलिए, अब आ जाता है सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी मस्तिष्क। संवेदी मस्तिष्क, इसमें कुछ मिली सेकेंड तक याद रखा जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इसमें लगभग 20 से 30 सेकेंड तक रहती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जीवन भर सुरक्षित रह जाती है। सपोज दैट आपको कोई गर्ल ने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया, आपको याद रह जाएगा। और ठीक है, चलिए, किसी के साथ आपका अटैचमेंट हो गया लॉन्ग टाइम, 2 साल 1 साल तक, तो वो भी याद रह जाएगा। ये सब लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, अब ये थोड़ी ना याद रहेगा कि हम उस दिन कहाँ गए थे और किसके साथ क्या खाए थे, लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीज़ तो याद रह ही जाता है यार जीवन भर ना, कि हम किसके साथ गए थे और यहाँ पे क्या क्या खाए थे, खास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। चलिए, आगे देख लेते हैं। अच्छा, हमारी भी याददाश्त रहेगी कि आप सागर भाई के साथ पढ़ाई करते थे। ठीक है, आज सागर भाई कहाँ हैं, कहाँ हैं, मतलब 10 साल बाद, 20 साल बाद ऐसा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मैं कहीं दूसरे जगह पहुंच जाऊं, आप कहीं दूसरे जगह पहुंच जाएं ना। चलिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जीवन भर याददाश्त सुरक्षित रहेगा। चलिए, अब महत्व क्या है? तो ये सभी शिक्षा, समस्या समाधान, दैनिक जीवन स्मृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष के रूप में आप बोल सकते हैं कि स्मृति ही वह आधार है जिस पर ज्ञान और अनुभव निर्मित होते हैं। ठीक है, स्मृति यानी कि याददाश्त ही वह आधार है जिस पे ज्ञान निर्भर करता है। अब यूनिट 4 आता है, इसमें हम लोग बोलते हैं रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में। डिसीजन मेकिंग मतलब कौन कितना फास्ट निर्णय ले पाएगा। ठीक है, रीजनिंग के मुख्य प्रकार क्या है? रीजनिंग मतलब तर्क करना, क्या बोलना? तर्क करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव। पहला क्या है? रीजनिंग के कितने प्रकार हैं? इंडक्टिव, और दूसरा क्या है? डिडक्टिव। ठीक है, तर्क के कितने प्रकार हैं? 2, इंडक्टिव और डिडक्टिव। याद कर लीजिए एकदम इसी तरह से, जैसा मैं रटवा रहा हूं आप लोगों को, उसी तरह से एकदम याद कर लीजिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, आगात्मक और निगात्मक, हिंदी में बोलते हैं आगात्मक और निगात्मक, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड क्या है ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ है? डिसीजन मेकिंग मतलब समस्या समाधान। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक मतलब, ह्यूरिस्टिक का मतलब नहीं मालूम है, तो डिसीजन मेकिंग और ह्यूरिस्टिक का क्या अर्थ है? मतलब ह्यूरिस्टिक ऐसे मानसिक शॉर्टकट है जिससे व्यक्ति जल्दी जल्दी निर्णय लेता है।
ठीक है। जैसे अभी मैं इसका जब इंग्लिश नहीं सीख रहा था तो मैं तुरंत हिंदी इसका किया मोबाइल पे, ठीक है, आप लोग को पता भी नहीं चला, ठीक है। तो मैं तुरंत डिसीजन लिया। तो ये क्या है, मेरा ह्यूरिस्टिक प्रोसेस है। ह्यूरिस्टिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें तुरंत आप निर्णय लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम सेंटर में किसी लड़की का चुटका गिर गया, ठीक है, तो आप उसको, आपके सामने गिर गया, तुरंत आपने पैर से दबा दिया उसको, ठीक है, ताकि सर ना देखे। फिर उसको बोलिएगा देखो गिरा लेती है तोंदी, ठीक है। चलिए, तो चीट पुर्जा लेके नहीं जाना है बस, नहीं तो फिर हो जाएगा खेला, लड़कों के साथ हो जाएगा झमेला, और बाद में पता चलेगा कि हो गया है इज्जत का कचड़ा ना। बहुत शर्मिंदगी झेलना पड़ता है जो लोग पकड़ा जाता है। चलिए, शॉर्ट टर्म में आ जाता है इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, आगात्मक और निगात्मक, ठीक है। इंडक्टिव, आगात्मक, डिडक्टिव, निगात्मक में अंतर क्या है? चलिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग में क्या अंतर है? इंडक्टिव रीजनिंग विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। जैसे कई हंस सफेद देख रहे हैं, यह निष्कर्ष निकालना कि सभी हंस सफेद हैं, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या बोलता है कि सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालना। जैसे सभी मनुष्य नश्वर है, नश्वर मतलब नश्वर, और राम मनुष्य है इसलिए राम नश्वर है। मतलब कि नश्वर मतलब वह भी, उसका भी शरीर का नाश होगा, सबके शरीर का नाश होगा। मनुष्य नश्वर है, नश्वर मतलब वह लाइफ टाइम नहीं बचेगा, ठीक है, मतलब संपूर्ण जीवन आजीवन नहीं बचेगा ना, 50 साल 70 साल 100 साल के बाद तो मरेगा ही, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग क्या बोलता है कि विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया, विशेष तथ्यों से सामान्य निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया। जैसे बोलते रहे कि कई हंस सफेद, ठीक है, कई हंस सफेद देख कर यह निष्कर्ष निकालना है कि सभी हंस सफेद हैं। मान लीजिए हम लोगों ने देखा 50-20 गो लड़का से मिला, और 20 गो लड़का में हमने देखा कि 15 गो लड़का जो है क्या कर रहा है, 15 लड़का जो है फटीचर है। तब हमने निष्कर्ष निकाला कि अरे भाई 75% स्टूडेंट जो है फटीचर होते हैं, ठीक है। ऐसा जब निष्कर्ष निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और अभी जो मैंने तुरंत सोचा इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक प्रोसेस। समझ रहे हैं? चलिए, यहां पे आ जाता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालना। जब कोई सामान्य सिद्धांत हो तो उसे हम लोग कोई स्पेशल निष्कर्ष निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। जैसे सभी मनुष्य नश्वर हैं, सभी मनुष्य नश्वर है मतलब सभी मनुष्य मरते हैं, और राम भी एक मनुष्य है इसलिए राम भी नश्वर है। चलिए, ये बोलेगा क्या बोल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाने दो यार, भाड़ में जाए, आप लोग को नहीं याद करना होगा, बस सुन के पार कर दो, ठीक है। इतना तो याद रहेगा ना कि हाँ, दो रहता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। जो एग्जाम में आए, मूड खराब मत करो, जो एग्जाम में आता है सब लिख देना, ठीक है। चलिए, रीजनिंग और रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कीजिए। रीजनिंग क्या होता है और डिसीजन मेकिंग क्या होता है, विस्तार से बताइए। रीजनिंग मनुष्य की तर्क क्षमता है जिसके द्वारा वह समस्या का समाधान करता है। मनुष्य की तर्क करने की क्षमता है, मनुष्य करता है ना कि नहीं नहीं ये सही नहीं है किया आपने, तो वो क्या दे रहा है अपना, जो है मैंने चार्ज में लगा दिया है ताकि कंटिन्यू कर पाए क्लास को, ठीक है। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? रीजनिंग क्या है कि मनुष्य के तर्क करने की क्षमता। डिसीजन मेकिंग क्या है कि मनुष्य इसका व्यवहारिक रूप जिसमें विभिन्न विकल्पों को सर्वोत्तम विकल्प चुने। मान लीजिए आपको 3 को गलत चुनने दे दिया कि बताओ इसमें से किसको शादी कीजिएगा। अब उसको देखेगा कि भाई मेरे से कौन इसका ख्यालात मैच कर रहा है, ठीक है। ये सुंदर है, ये पढ़ी लिखी है, ये सुशील है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए वो देखना है। नॉर्मल तो सब में है, नॉर्मल एवरेज सब में है, लेकिन एक विशेष खूबसूरत है, तीनों ग्रेजुएट है, एक सुशील है, ठीक है, मतलब घर के संस्कारी है। हालांकि नॉर्मल ग्रेजुएट तीनों है, और नॉर्मल दिखती भी सही है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, ब्यूटीफुल, जिसको बोलेंगे कि हाँ 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 देखने सही लगेगा, हूर जैसा है ना। ये है पढ़ाई लिखी एकदम टैलेंटेड गर्ल है, ठीक है। देखने में ये भी नॉर्मल ही है, मतलब एवरेज है, ठीक। ये भी एवरेज है बट ये सुशील है, इसका संस्कार है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप किसको प्रेफर कीजिएगा? आप देखिएगा कि मेरे से ज्यादा कौन मैच करेगा, और मैं जहाँ तक समझता हूँ मैक्सिमम लड़का यही चुनेगा,
भाई हमको सुशील चाहिए, ठीक है, पढ़ाई लिखाई वहां में जाए, फेयरनेस भी उतना नहीं चाहिए। चलिए, रीजनिंग के प्रकार, तो यही है आपका डिसीजन मेकिंग कि इसका व्यवहारिक उपयोग जिसमें विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है, यही है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और रीजनिंग क्या है, मनुष्य की तर्क क्षमता जिसके द्वारा समस्या का समाधान खोजते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग कर रहे हैं ये दोनों सेम प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अंतर है। नहीं समझ में आएगा तो दोनों को सेम समझ लीजिएगा और लिख दीजिएगा कौन सा आप साइकोलॉजिस्ट बनने जा रहे हैं ना। रीजनिंग के प्रकार बताइए, तो देखिए एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया क्या है, समस्या की पहचान कीजिए पहले कि एक्चुअल में समस्या क्या है, जानकारी इकट्ठा कीजिए, फिर विकल्पों का विश्लेषण कीजिए, सर्वोत्तम विकल्प को चुनिए, निर्णय लागू कीजिए। उसके बाद बताइए कि सी पे लॉक किया जाए कंप्यूटर महाशय, चलिए ठीक है, सी पे लॉक किया जाए, इस पे लॉक किया जाए। चलिए, तो यही होता है आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, सबको लिख लीजिएगा नंबर वाइज, ठीक है। अगला आता है यहाँ पे क्या, तो अप्रोच टू रीजनिंग, रीजनिंग के अप्रोच क्या है, तो अगला आता है हमारे यहाँ पे कॉम्पिनेंटल, रूल्स, ह्यूरिस्टिक। अच्छा मुझे ना कॉम्पोनेंटियल है ना, कभी कभी साइकोलॉजी के वर्ड्स पढ़ने में आपको भी दिक्कत होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। मेंटल मॉडल्स अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा करवा देता हूँ, ठीक है, और मैं दिखा देता हूँ पूरा कंप्लीट नोट्स, क्योंकि मैं भी बोलते बोलते थक गया। द नर्वियस सिस्टम, द नर्वियस गलत, नर्व्स होगा यार, नर्वियस पढ़िएगा द नर्व सिस्टम, ठीक है। द नर्व सिस्टम में आप क्या क्या पढ़िएगा, तंत्रिका तंत्र में देखिए यहाँ पे आ जाता है न्यूरॉन की मूल संरचना को क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन की मूल संरचना जिसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन की मूल संरचना यहाँ पे दे दिया गया है डेंड्रिटाइस, डेंड्रिटाइस, एक्सॉन और सेल बॉडी बोला जाता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा अंग आते हैं, तो ब्रेन, और आता है हमारा स्पिनल कॉर्ड, क्या क्या आता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, और स्पिनल कॉर्ड, स्पिनल कॉर्ड मतलब वो वाला जो रीढ़ की हड्डी होती है ना उसको स्पिनल कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है, तो यह स्मृति और मस्तिष्क कोशिकाओं को क्षय से संबंधित है, समझ में आया। जिसमें व्यक्ति का यादाश्त कम हो जाए उसी को बोलते हैं अल्जाइमर, अल्जाइमर मतलब यादाश्त कम होना, ठीक है, व्यक्ति का यादाश्त कम हो जाएगा, क्या किया था वो नहीं याद रख पाएगा, ठीक है, आज मतलब बहुत जल्दी भूल जाएगा, उसको बोलते हैं अल्जाइमर रोग, ठीक है। हाँ गया हूँ यार बोलते बोलते, ठीक है। चलिए अगला जाता है सिनेप्स और न्यूरोमीटर्स की भूमिका स्पष्ट कीजिए, सिनेप्स और न्यूरो ट्रांसमीटर की भूमिका स्पष्ट कीजिए, मैंने गलत पढ़ा था शुरू में ना। सिनेप्स और न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का संपर्क होता है, ये देखिए न्यूरॉन्स अगर आ जाए कि न्यूरॉन्स का इमेज बनाइए, तो न्यूरॉन्स का इमेज मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्लास 9 में बनाए होंगे आप लोग भी, मैं भी बनाया था, देख लीजिए यार जैसा बन रहा है बना दे रहे हैं, इस तरह से जाल निकला रहता है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो पहला पहला सुरूर है, तेरे हमको मुझको बता दिया, ये होता है न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से इसका सिंबल रहता है, आपको भी याद होगा। और यहाँ पे जो ये जॉइंट जॉइंट बना है ना, देखिए ये जॉइंट जॉइंट जो बना हुआ है इसी को बोलते हैं सिनॉप्स, क्या बोलते हैं, सिनेप्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सिनेप्स क्या है, दो न्यूरॉन्स के बीच का संपर्क का स्थान है, ये सिनेप्स कहलाता है, इसको सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे जो जॉइंट बन रहा है, ये जो जॉइंट बन रहा है ये सब, इसको बोलते हैं रेनवियर्स गांठ, क्या बोलते हैं, रेनवियर्स जॉइंट, रेनवियर्स गांठ, रेनवियर्स जॉइंट, ठीक है, सिनेप्स। और इसको पूरा को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र का ये इमेज है, आप लोग देख लीजिएगा इमेज थोड़ा सा, ठीक है, गूगल से। चलिए तो
सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का संपर्क बिंदु है जहां से सूचना का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि क्या है, डोपामीन, ठीक है। आप जैसे किसी लड़के का ख्याल देखें, रात में किसी लड़की के साथ सपना में देख लिए, ठीक है, कि आप उसके साथ क्या क्या कर रहे हैं, तो आपका डोपामीन हाई रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको सीरियसली मत लीजिएगा। तो ये डोपामिन रिलीज हुआ, ठीक है, खुशी जिससे मिलने शुरू हो जाता है, सेरोटोनिन रिलीज हो जाएगा, ये आपका बॉडी का हार्मोनल चेंजेस कर देता है, ठीक है। संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ये व्यवहार और भावनात्मक संज्ञात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। ये आपका इमोशन को कंट्रोल करता है, ये आपका बिहेवियर को कंट्रोल करता है और संज्ञानात्मक चीज को भी कंट्रोल करता है। अब बोलिएगा ये तो समझ गए कि व्यवहार क्या है, भावना क्या है, ये संज्ञानात्मक क्या है भाई? मुझे समझ में नहीं आया तो आपको कहां से समझाऊंगा यार। अच्छा, संज्ञानात्मक मतलब होता है कि जब आपको लाइफ में काम आए, ठीक है, कभी भी काम आए, एनी टाइम, लाइफ टाइम। चलिए, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूरॉन सिस्टम की संरचना और कार्य संरचना पर आपको बताना है। न्यूरॉन सिस्टम की संरचना और कार्य संरचना बतानी है, क्या क्या काम होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। देखिए फोटो को देख लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बनाना पड़ जाएगा एक इमेज, और बनाएंगे तो आपको 5 नंबर केवल इमेज बनाने वाले के लिए मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूरॉन सिस्टम की संरचना और कार्य। यहाँ पे सबसे सेंट्रल नर्व सिस्टम बताया गया है कि यह क्या क्या काम करता है, ठीक। अगला आता है हमारा यूनिट 6, स्लीप एंड एरोजल। ये क्या होता है स्लीप्स एंड एरोजल? स्लीप्स मतलब सोना, एरोजल का अर्थ क्या है, यह शरीर और मस्तिष्क की जागरूकता की अवस्था है। दिमाग जब जागा हुआ रहता है, हम लोग जगे रहते हैं, तो इसी को बोलते हैं एरोजल। नींद कितने चरणों में होता है? तो देखिए नींद 2 चरणों में होता है, एक होता है रैम, एक होता है एन रैम। ये क्या, ये आप अभी पढ़ सकते हैं। नींद के कार्यों को समझाइए। नींद शरीर या मस्तिष्क को आराम देती है, यह स्मृति को मजबूत करती है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। शारीरिक विकास में मदद करती है। पर्याप्त नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसीलिए जो व्यक्ति 7 घंटा से कम सोता है उसके मतलब 6 घंटा नहीं, मिनिमम आपको कम से कम 6 से 8 घंटा, 6 घंटा नहीं बोलेंगे यार, 6.5 घंटा से 8 घंटा के बीच में आपको सोना चाहिए। आप तो बोलिएगा मैं तो 8 घंटा से ज्यादा सोता हूँ यार, दिन में भी सो जाता हूँ। आपके पास कुछ काम ही नहीं तो क्या कीजिएगा? ना, खा रहे हैं और सो रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। चलिए, तो 8 घंटा ज्यादा मत सोइएगा। कुछ काम नहीं है तो क्या कीजिएगा, कुछ काम नहीं है तो फावड़ा लेके निकल जाइएगा, ठीक है। मतलब कोई स्किल सीख लीजिएगा यार, कुछ काम नहीं है ना तो कंप्यूटर सीख लीजिएगा। बॉयज हैं तो 4 व्हीलर चलाने सीख लीजिएगा, ठीक है। गर्ल्स हैं तो 2 व्हीलर चलाने सीख लीजिएगा। कुछ ना कुछ स्किल सीखिए खाली टाइम में, ठीक है। चलिए, मेरा एक चैनल है ज्ञान सागर साव, चैनल का ही नाम सागर साव है, मेरा नाम सागर साव है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, इसमें आपका लगभग 80,000 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे मैं आपको जॉब अपडेट देता हूँ और बहुत सारे झारखंड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सागर साव 80,000 सब्सक्राइबर है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, बहुत काम देगा ये चैनल। चलिए, अगला जाता है लॉन्ग, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। स्लीप और एरोसल की अवधारणा पर विस्तार से लिखिए, विस्तार से बताया गया है। अगला जाता है इमोशंस और मोटिवेशन, और इमोशन के बारे में पूछा गया है। एंजाइटी किसे कहते हैं? तो भविष्य की अनिश्चित घटनाओं से जुड़ी हुई चिंता और तनाव, जैसे बेटा कल एग्जाम में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं मालूम नहीं। आप बाइक में निकले हैं और बाइक में ही बहुत व्यक्ति क्या होता है कि घर से निकलते टाइम ही आपको दिल धड़कना शुरू हो जाएगा कि कहीं रोड में एक्सीडेंट तो ना हो जाए। मेरे साथ भी होता है, मैं भी जब बाइक से निकलता हूँ ना, रांची जाने का रहता है, चाहे एग्जाम वगैरह कहीं भी जाता हूँ, तो सोचता हूँ कि पीछे एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, नहीं। एक बार नेगेटिव थॉट्स आने लगता है दिमाग में, इसी को बोलते हैं एंजाइटी। कि भविष्य की अनिश्चित घटनाओं से जुड़ी हुई चिंता और तनाव को एंजाइटी बोलते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना? एग्जाम जा रहे हैं कि पीछे मास्टरवा कुछ बोल जाता है नहीं कि, ठीक है। चलिए, लाइफ में कुछ कर पाएंगे या नहीं, ये भी आपका एक एंजाइटी है। अगला जाता है हंगर और थ्रस्टी किससे नियंत्रित है? तो देखिए हाइपोथैलेमस, हंगर मतलब भूख लगना, और क्या है हमारा थ्रस्टी मतलब प्यास लगना, ठीक है। थ्रस्टी बोलिए चाहे थ्रस्टी बोलिए,
तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का हिस्सा है जो हंगर यानी कि भूख और प्यास को नियंत्रित करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। अगला आ जाता है हमारा हेमियोटेसिस का क्या अर्थ है? हेमियोटेसिस यह शरीर की आंतरिक स्थिति को संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है, मोटिवेशन की भूमिका बताइए। लॉन्ग आंसर टाइप है मोटिवेशन और इमोशन, यानी कि भावनात्मक और मोटिवेशन क्या बोलते हैं हिंदी में? उपदेश। ठीक है, भावनात्मक और उपदेशात्मक की भूमिका विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, बोलते बोलते मैं थक गया। अब लॉन्ग आंसर टाइप है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, 6 क्वेश्चन। कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इतिहास, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, हिंदी में लिख लीजिएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का इतिहास और प्रकृति और महत्व विस्तार से बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे बताया गया है दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, 7+2 का नियम, जिन्होंने अल्पकालीन स्मृति की क्षमता बताई है। थोड़ा सा लंबा आंसर है, ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा। अटेंशन और कॉन्शियसनेस की प्रकृति और प्रकार और कार्य विस्तार से बताएं। अटेंशन ध्यान, कॉन्शियसनेस चेतना की प्रकृति और प्रकार विस्तार से बताना है। ठीक है, चलिए पढ़ लीजिएगा इस सभी का आंसर। अगला जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि मेमोरी प्रोसेस। ठीक है, मस्तिष्क का जो प्रोसेस है, मेमोरी प्रोसेस में एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रेवल स्मृति के प्रकार विस्तार से बताइए। ये नोट्स जैसा आपको मैं बना के दे रहा हूं। ठीक है, इतना कर लीजिए ना, पक्का एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला है कि रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझाइए। रीजनिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया क्या है, इसको आराम से समझाइए। पांचवा क्वेश्चन है हमारा नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र की संरचना, कार्य और विकारों को विस्तार से समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे इमोशन यानी कि भावनात्मक और मोटिवेशन, ठीक है, यानी कि उपदेशात्मक की अवधारणा। ठीक है, भावना और उपदेश की अवधारणा और उसके प्रकारों को अच्छे से आपको समझाना है। खत्म क्वेश्चन। जिनको नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मालूम है ना, ज्ञान सागर ऐप पे मिलता है। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिनके वो नहीं पता है उनको बता देता हूँ, ये ऐप है। इस ऐप पे आएंगे, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे अपना फुल नेम दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा। इंस्टॉल होने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी लॉगिन कीजिएगा, ऑल कोर्सेस पे आइएगा, रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स खरीद लीजिएगा, 4 साल के लिए फ्री हो जाएगा। 2025 में कोर्स खरीद रहे हैं 60 रुपया में, इस तरह से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, 60 रुपया लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद स्टार्ट लर्निंग के लिए होगा 60 टका में 2029 तक के लिए फ्री में पढ़ाई हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आप फिर एक्सेस कर पाएंगे। बाय।